दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं और उस विड्रॉ पे काफी अच्छा रिस्पांस रहा। उस वीडियो में मैंने एक छोटा सा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है जिसको फॉलो करके आप अपने पीएफ विड्रॉल पर टीडीएस कटने से बचा सकते हैं और वो प्रोसेस है फॉर्म 15G के अपलोडिंग से रिलेटेड। तो जब आप पीएफ विड्रॉल के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस समय अगर आप प्रॉपरली फिल्ड अप फॉर्म 15G अपलोड कर देते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आपका टीडीएस नहीं कटता है। काफी सारे व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में एक रिक्वेस्ट की है कि सर इस फॉर्म 15G को हम प्रॉपरली कैसे फिलअप करें ताकि हमारा भी टीडीएस नहीं कटे। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है और इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। पहला तो किस सिचुएशन में आपका टीडीएस कटता है और किस सिचुएशन में नहीं कटता है, और दूसरा फॉर्म 15G को आप प्रॉपरली कैसे भर के अपलोड करें ताकि आपका टीडीएस नहीं कटे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं बड़ी ही आसान भाषा में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल, जहां पे आपकी इनकम टैक्स, जीएसटी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस केस में आपका टीडीएस कटता है पीएफ विड्रॉल पे। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं ईपीएफओ के सर्कुलर पे, जो कि लेटेस्ट सर्कुलर है टीडीएस के रेस्पेक्ट में, जो कि 20 मई 2019 को इशू किया गया है। इस सर्कुलर के लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि रूल 8 ऑफ पार्ट ए जो है पूरा गवर्न करता है टीडीएस के रूल्स को। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं किसी पर्सन का टीडीएस नहीं कटेगा इफ ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूस सर्विस विथ हिज एम्प्लॉयर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years ऑफ मोर। तो अगर किसी पर्सन ने 5 साल या उससे ज्यादा का एम्प्लॉयमेंट सर्व कर दिया है तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय इन 3 रीजंस की वजह से अपना जॉब छोड़ता है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। वो 3 रीजन कौन से हैं? पहला है इल हेल्थ, यानी अपनी कोई शारीरिक समस्या की वजह से अगर वो जॉब छोड़ता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। इसी तरीके से एम्प्लॉयर का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाने की वजह से, यानी अगर एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो जाता है उसकी वजह से अगर जॉब छोड़ता है एम्प्लॉय और अपना पीएफ विड्रॉ करता है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। और इसके अलावा ऐसा कोई रीजन है जो कि एम्प्लॉय के कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसकी वजह से वो जॉब छोड़ने पर पीएफ विड्रॉ करता है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं एक तरह से। इसके अलावा थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, व्हाइल कंटिन्यूइंग द पीरियड ऑफ continuous service, the period or periods of continuous service rendered under former employers shall be counted for the purpose of 1 and 2 above। यानी जब 5 years की काउंटिंग होगी तो केवल प्रेजेंट एम्प्लॉयर की सर्विस नहीं देखना है, इसमें आपकी फॉर्मर एम्प्लॉयर्स की सर्विस भी इंक्लूड की जाएगी। अब देखते हैं कि जो टीडीएस की रेट होगी वो क्या होगी। तो उसके लिए आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ 7.3 में पढ़ सकते हैं कि अगर आप 50,000 के ऊपर का पीएफ विड्रॉ करते हैं तो आपका 10% की रेट से टीडीएस कटता है। यानी अगर आप 1 लाख पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें से 10,000 रुपए कट जाएगा तो आपको 90,000 आपके बैंक में क्रेडिट होगा। अब ये जो 10,000 का टीडीएस कटा है ये आप बाद में फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड ले सकते हैं अगर आप उस रिफंड के लिए एलिजिबल है। यानी अगर आपका टैक्स आपकी इनकम के अकॉर्डिंग ज्यादा कट गया है तो उस केस में आप उसका रिफंड ले सकते हैं, पर वो रिफंड लेने के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने का वेट करना पड़ेगा और ये रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, इन केस द एम्प्लॉय डज नॉट प्रोवाइड हिज हर पैन और प्रोवाइड्स एन इनवैलिड पैन देन द डिडक्शन विल हैव टू बी मेड एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं ईपीएफओ पोर्टल पे या फिर आप कोई इनवैलिड या गलत पैन प्रोवाइड कर देते हैं तो उस केस में आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टीडीएस कट जाएगा। तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी एक इंडिविजुअल के लिए जो मैक्सिमम इनकम टैक्स का रेट होता है वो होता है 30% प्लस उस पर 4% का आपको एजुकेशन सेस लगता है, यानी 31.20 के आसपास आपका टीडीएस कट जाएगा अगर आपका पैन नंबर ईपीएफओ पोर्टल पर अपडेटेड नहीं है या फिर गलत अपडेटेड है। तो अगर किसी पर्सन का पैन नंबर अपडेटेड नहीं है ईपीएफओ पोर्टल पर या फिर उसका गलत पैन नंबर अपडेटेड है और वो 1 लाख रुपए का पीएफ का विड्रॉ करता है तो उस केस में उसका 31.20% से टीडीएस कट जाएगा, यानी उसका 31,200 रुपए कट जाएगा और उसका जो बैंक में क्रेडिट होगा वो केवल 68,800 रुपीज होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इस कटे हुए 31,200 को रिफंड लेने में उसे काफी सारी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये उसके फॉर्म 26A के रिकॉर्ड्स में अपडेटेड नहीं होगा क्योंकि उसका पैन नंबर या तो नहीं है या फिर गलत अपडेटेड है। तो उस केस में हो सकता है उसे ये 31,200 का रिफंड मिल ही ना पाए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका पैन नंबर सही अपडेटेड होना चाहिए ईपीएफओ पोर्टल पर, तभी आपको प्रोसीड करना है अपने पीएफ विड्रॉल के लिए। तो यहां से अगर मैं सारी चीजों को समराइज करके बताऊं तो अगर आप 50,000 से कम का पीएफ विड्रॉ करते हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप 5 साल की टोटल सर्विस के बाद अगर पीएफ विड्रॉ करते हैं तो पीएफ का अमाउंट जो भी हो उस पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस कब कटना है? जब आपका पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है और आपकी जो टोटल सर्विस है वो आपकी 5 साल से कम है, उस केस में आपका टीडीएस कटेगा।
तो ऐसे केसेस में जहां पे आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम है और आपका पीएफ का विड्रॉल का अमाउंट 50,000 से ऊपर है, उस केस में आपको फॉर्म 15G फिल करना होता है ताकि आपका टीडीएस नहीं कटे। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि आपको फॉर्म 15G किस केस में फिल करना है। तो अब देख लेते हैं फॉर्म 15G क्या होता है। तो ये फॉर्म 15G एक इनकम टैक्स का फॉर्म होता है जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि सर मेरी जो एनुअल इनकम है साल भर की वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट यानी 2.5 लाख रुपए से कम है, मेरा कुछ भी इनकम टैक्स नहीं बनता है, इसलिए मेरा टीडीएस न काटा जाए। तो अगर आप ये डिक्लेरेशन प्रॉपरली फिलअप करके ईपीएफओ पोर्टल में अपलोड कर देते हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा और आपका 100% जो भी पीएफ का बैलेंस होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं ये एक ब्लैंक फॉर्म है और इसकी डाउनलोड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कुल मिला के 3 पेजेस की एक पीडीएफ का फॉर्म है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपको केवल पार्ट 1 यानी फर्स्ट पेज आपको फिलअप करना है, सेकंड और थर्ड पेज आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। सेकंड और थर्ड पेज पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम यानी जो आपको पे कर रहा है उसके लिए रिलेवेंट है। तो आपको केवल फर्स्ट पेज को फिलअप करना है। तो आपको करना यह है कि इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद इसे पेन से प्रॉपरली फिल करना है और फिर इसे पीडीएफ में स्कैन करके आपको अपने पास रख लेना है और पीएफ विड्रॉल के प्रोसेस के समय इस फॉर्म को अपलोड कर लेना है। तो सेम प्रोसेस मैंने भी किया था अपने पीएफ विड्रॉल के समय। तो उस समय मैंने अपना फॉर्म 15G भरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है हाइड की हुई है। तो इस फॉर्म से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको फॉर्म 15G कैसे फिलअप करना है। सबसे पहला कॉलम आपका नेम ऑफ द असेसी का है, तो यहाँ पे आपको पीएफ अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है। दूसरा जो कॉलम है वो पैन नंबर ऑफ असेसी का है, तो जो भी पीएफ होल्डर का पैन नंबर है 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा वो आपको लिख देना है। स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिखना है। फोर्थ है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में आपको वो फाइनेंशियल ईयर मेंशन करना है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप सितंबर 2019 में अप्लाई कर रहे हैं तो ये 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में फॉल होता है, तो यहाँ पे 2019-20 आपको लिख देना है। सपोज आप अपना पीएफ 31 मार्च 2020 के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको 2020-21 लिखना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको यहाँ पर रेसिडेंट लिख के चलना है। कॉलम नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस आएगा। उसके बाद कॉलम नंबर 13 में आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। अब यहाँ पर जो स्पेस दे रखी है वो काफी कम दे रखी है, तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है, पर आपको इस तरीके से लिखना है कि क्लियरली समझ में आए। इसके बाद कॉलम नंबर 14 में आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। इसके बाद आते हैं कॉलम नंबर 15 पे, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपने आज तक कभी आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है। तो अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो यस पे टिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे टिक करना है। अगर आपने यस पे टिक किया है तो आपने जो भी लेटेस्ट आईटीआर फाइल किया होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मेरे केस में जो लेटेस्ट आईटीआर फाइल हुआ था असेसमेंट ईयर 1920 का था वो मैंने मेंशन कर दिया। अब आते हैं कॉलम नंबर 16 पर। ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आपका जो पीएफ का विड्रॉवल है वो कितने रुपए का है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और यहाँ पर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको पेंशन का अमाउंट इंक्लूड नहीं करना है, तो आपको केवल पीएफ का अमाउंट कितना आपका विड्रॉ हो रहा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मेरे केस में 1.5 लाख के आसपास का था तो मैंने 1,50,000 लिख दिया। कॉलम नंबर 17 अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉलम है, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका जो पीएफ का विड्रॉवल का अमाउंट है उसको मिलाकर आपकी अदर इनकम कितनी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो मेरी पीएफ विड्रॉल के अलावा 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, तो मेरी 2,50,000 का मेरा टोटल यहाँ पर अमाउंट हो गया। आई होप कि आपको कॉलम नंबर 17 क्लियर है। यहाँ पर आपको पीएफ विड्रॉल के अमाउंट के अलावा आपकी जो भी इनकम है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसको जोड़कर यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 18 में आपको बताना है कि ये जो फॉर्म 15G आप भर रहे हैं इसके अलावा आपने कहीं पे फॉर्म 15G दिया है क्या। तो मोस्टली जो पर्सन एफडी कराते हैं तो वहां पर बैंक में वो अपना 15G फिल करते हैं, तो आपने भी अगर बैंक में फॉर्म 15G फिल किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मेरे केस में और कहीं 15G नहीं दिया हुआ था तो यहाँ पर मैंने NA किया है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फाइल्ड, तो आपके जितने भी फॉर्म 15G फाइल हुए हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो मेरे केस में यहाँ पर ये पहला फॉर्म 15G है तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। आपके केस में अगर आपने डिफरेंट बैंक्स में एफडी के लिए दे रखा है तो जितने भी 15G आपने भरे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म 15G फिल्ड, तो यहाँ पर आपको टोटल इनकम लिख देना है सेम कॉलम नंबर 17 जैसे। इसके बाद कॉलम नंबर 19 में आप फॉर्म 15G जिस इनकम के लिए भर रहे हैं उसका आपको डिटेल देना है। तो सीरियल नंबर 1 लिख के आप आइडेंटिफिकेशन नंबर में पीएफ और यूएन नंबर मेंशन कर सकते हैं। नेचर ऑफ इनकम में आप लिख दीजिए पीएफ विड्रॉवल। यहाँ पे जो सेक्शन मेंशन करना है इनकम टैक्स का वो मेंशन करना है 192A, क्योंकि जो पीएफ पे टीडीएस कटता है वो सेक्शन 192A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में कटता है। इसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, तो जो भी आपका पीएफ का टोटल अमाउंट है जो कि हमारे केस में 1.5 लाख है वो आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद ये वेरिफिकेशन है छोटा सा, यहाँ पे IV में आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 लिखना है।
रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में 31 मार्च 21 लिखना है। इसके बाद अगेन सेम प्रीवियस ईयर एंडिंग में आपको 31 मार्च 2020 लिखना है और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में आपको 31 मार्च 2021 लिखना है। प्लेस लिखना है, आपका डेट मेंशन करना है और सिग्नेचर कर देना है। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल आपको पेज नंबर 1 भरने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से प्रॉपरली ये फॉर्म 15G को फिल करके अगर आप EPFO पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं रिलेवेंट सेक्शन में, तो आपका फिर TDS नहीं कटेगा। तो ये आपने देखा, ये कितना सिंपल सा एक प्रोसेस था फॉर्म 15G फिलअप करने का। PF विड्रॉल का एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आप इजी तरीके से अपना PF विड्रॉ कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जरूर शेयर करें इस चैनल को, ताकि वो भी इस प्रकार की प्रोसेसेस से अपडेट हो सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।